मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। तब कैसे हैं आप लोग? ज़्यादा कमेंट, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, सब लोग को हम नहीं बोल रहे हैं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बिल्कुल सर का सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन जो लोग आ रहे हैं चुपके से देख के भाग जा रहे हैं। अरे आ रहे हैं, आइए देखिए, वीडियो देखिए, थोड़ा लाइक कीजिए, बताइए हमको सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तब ना हम प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए अगर आप आगे वीडियो चाहते हैं तो। नहीं तो अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो फिर हम थोड़ी बनाएंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ने के लिए सब इस लॉकडाउन में सब कंपटीशन का टीचर घरे बैठ के ऐसे कर रहा है, लेकिन आज भी हम आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग हमेशा आगे रहें। तो मेरे इस पाक उद्देश्य को आप लोग समझने का कोशिश कीजिए और प्लीज थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव मोड में रहिए, खूब वीडियो सुनिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इस वीडियो में हम लोग भारतीय शासन और राजनीति का जो चर्चा करेंगे वो पिछले वीडियो को से तुरंत उसको लिंक कर देंगे, मतलब जहां समाप्त किए थे वहीं शुरू करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, बिल्कुल वही टॉपिक चल रहा है। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा सुना कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में, है ना, अंग्रेजी सेना ने संयुक्त भारतीय सेना को परास्त कर दिया। मतलब 1757 में एक बंगाल पर अंग्रेजों का एक तरह से अधिकार हुआ था प्लासी के युद्ध के द्वारा, लेकिन 64 के युद्ध के द्वारा एक तरह से उनकी शक्ति, अंग्रेजों की शक्ति काफी बढ़ गई। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इसको साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जब अंग्रेज भारत में आए थे, मान लिया 1600 ईस्वी में आए थे, उस समय से लेकर 1755 ईस्वी तक, ठीक है, 1600 ईस्वी से लेकर 1755 ईस्वी तक जो अंग्रेज की भूमिका भारत में रही वो विशुद्ध रूप से, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी भी व्यापारियों की रही। उनका कतई उद्देश्य राजनीतिक नहीं था। वे आर्थिक रूप से व्यापार करने के लिए भारत में आए। यहां आने के बाद, मतलब इसको ग्राफिक दृष्टिकोण से देखें तो ये देखिए, ये मान लिया कमजोर स्थिति है, ठीक है, और ये मजबूत है। तो मजबूत कौन था? भारतीय थे कि ईस्ट इंडिया अंग्रेज था? तो मजबूत कौन था? भारतीय थे। तो ये हो गए भारतीय लोग यहां पर थे, और अंग्रेज लोग बिल्कुल कमजोर थे। मतलब किसी भी काम को करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? भारतीय राजा महाराजाओं से अनुमति लेना पड़ता था, है कि नहीं? 1600 से लेकर 1755 ईस्वी तक, मतलब एकदम इसमें कह सकते हैं कि अभी भी कोई डाउट नहीं, भारत जो है वो भारतीयों का है, अंग्रेजों का नहीं है। ये भारत किसका है? भारतीयों का है। इस दौरान वे चापलूसी किए, मुगलों का, पेशवाओं का, बंगाल के नवाबों का, अवध का, मतलब जितनी बड़ी शक्तियां उस समय भारत में थी उन सब लोगों का। लेकिन यहां पर एक बात और निकल रहा है, हम क्या बोले? दिल्ली के शासक का, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, है ना, पेशवा, थोड़ा पंजाब में चले जाइए तो अलग। भारत कितना रूप से विभाजित था। अब ऐसी स्थिति में क्या भारत कमजोर था कि नहीं? इसी का फायदा अंग्रेज ने 1755 के बाद, यानी 1756 से लेके 1857 की क्रांति तक, आप देखिएगा एक गजब का संघर्ष दिखाई इसमें देगा। यहाँ पे कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, भारत किसका है, एक पूरा का पूरा आपको, है ना, कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है ना? यहाँ मजबूत होगा, ठीक है। मतलब अंग्रेज भी एक तरह से समकक्ष हो गए भारतीयों के। क्यों? क्योंकि वे हमारी शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे। इस दौरान अंग्रेज को चूंकि भारत पर अधिकार करना था, तो जिसको, जो व्यक्ति किसी का सामान छीनना चाहता है उन ओकर पीछा करे, उन ओकरा के उकसाई, उन ओकरा के लागी तंग करे। तो भारत तो हमनी के, तो अंग्रेज के भारत पर अधिकार करे के बाद तो हर युद्ध के पहल कौन करे? चाहे कौनो बहाना से अंग्रेज करेगा। तो अंग्रेज ने इस दौरान बहुत सारा प्रमुख युद्ध लड़ा। रट्टा मारना नहीं है, पलासी का युद्ध देखिए, इस दौरान हुआ 1757 में। दूसरा कहें बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, बहुत सारा जनजातीय विद्रोह, एक एक करके सबको परास्त किया। अगर हम इसको विस्तार से बताएं तो आप इसको देखिए, तो आप देखिए इस दौरान कैसा। तो सबसे पहले 1757 में क्या होता है? पलासी का युद्ध। इसके द्वारा एक तरह से बंगाल का नवाब कौन होगा, इसका डिसीजन कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया, है ना।
उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध 1700, देखिए हम पहले आपको बता दिए 1756 से 1857 के बीच में जितना आंग्ल मैसूर, आंग्ल मराठा कभी परीक्षा में पूछे और आपको याद ना हो तो हम आपको एक ट्रिक्स दे देते हैं, 1756 से 1857 के बीच का ही ऑप्शन खोजिएगा। हो सकता है देखिए परीक्षा में बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत करीब करीब ऑप्शन देता है, मतलब 4 में नहीं, ठीक है 2 में तो जरूर आप आ जाइएगा, है ना, थोड़ा बहुत बुद्धि का सहारा लेकर के। आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1799 ईस्वी तक, आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1828 ईस्वी तक, आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1849 ईस्वी तक। वो इस दौरान बहुत सारा जनजातीय विद्रोह हुआ, जो भी उसके जनजातीय लोगों को भी दबाया, उनके अधिकार को छीन लिया, उनके संपत्ति को मतलब उनके भूमि पर अधिकार अंग्रेजों ने कर लिया। और इस तरह से फाइनली अगर कहें तो 1857 में एक महान सिपाही विद्रोह होता है, और इस सिपाही विद्रोह में भारत के लगभग हर वर्ग के लोग साथ देते हैं और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इसको परास्त कर देता है। इस तरह से 1857 में भारत की जितनी बड़ी शक्ति थी वो सभी की सभी अंग्रेजों के अधीन आ जाती है। अब ध्यान दीजिए, मतलब उसको छीनना था वो 1857 में छीन लिया। यहां पर एक बात ध्यान देना है, 1858 का जो एक्ट आता है ब्रिटिश संसद के द्वारा, उस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और क्लियर घोषणा कर दिया जाता है इस अधिनियम में कि अब भारत का शासन ब्रिटेन के रानी या महारानी के नाम से किया जाएगा। मेरी बात समझिएगा, तो ब्रिटेन का शासन का मतलब वहां की महारानी का शासन कब से शुरू होता है? 1858 से। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि भारत जो है 1400 में गुलाम हो गया था। नहीं, ये है गुलामी का सर्टिफिकेट। यहां से भारत जो है सही मायने में गुलाम हुआ। भारत जो है अंग्रेजों के अधीन 1858 में हुआ, उससे पहले भारत गुलाम नहीं था। 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश संसद ने एक के बाद एक कई कानून भारतीय शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने को लेकर बनाया है, या जो भी कई मूलभूत सुविधा वगैरह देने को लेकर बनाया है। तो 1858 से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसे आप ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश महारानी का शासन करते ही नहीं समझना है। 1858 के बाद से, है ना, महारानी ने जब घोषणा कर दिया कि भारत का शासन भी अब ब्रिटेन की महारानी के नाम से किया जाएगा, उसके बाद 1858 के बाद से शासन शुरू हुआ। अब देखिए, अब जैसे मान लिया उसको सामान छीनना था, हम लोग का जमीन है, अब जैसे आप ही का कोई जमीन है जिसको छीनना रहता है वो क्या करता है, उस पर अधिकार कर देता है। तो हम चुप तो बैठेंगे नहीं। तो 1858 से लेकर 1942 तक अब भारतीय लोग पहल करेंगे अंग्रेज को भारत से भगाने के लिए। 1757 से 1857 तक कौन पहल किया? अंग्रेज पहल किया। इसको इसे कहानी की तरह समझिए। जैसे ट्रेन में कभी हम जाते हैं, ट्रेन में पूरा भीड़ है, सीट उठ नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए हम थोड़ा दिला अंग्रेज हैं और पूरा सीट भरल बा, 5 आदमी बैठल बा, तो हम क्या खड़ा हो जाए, मीठ मीठ लागे बोले, आह भाई का हलवा कहाँ के बड़ा आए, हम तो वही दिन किन हुई ना चिन्ह लो मर्द, हमनी के तो पूरा खानदानी संबंध है। अब प्रेम से गोटिया तनका सा सीटवा पर टिका देम सन, ओकरा बाद धीरे 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 खसकावत ओकरा इतना खसका देम सन कि उठा देम सन। अब उठ जाइए, हम आराम से बैठ गया। ये काम अंग्रेज कइलक। 1757 से लेके 1857 से तनका घसकावते 1857 में पूर्ण रूप से बैठ गए। अब आदमिया यानी भारतीय लोग खड़ा हो गए। अब जब खड़ा हो तो ताकत है का हो हमरा सीटवा पर बैठ गइल, उठबो कि ना, तो काहे उठी आए, हम बैठल बनी हम तो काहे उठी। तो 1858 से लेकर 1942 तक सही मायने में तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो होती है गांधी जी के आने के बाद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी के आगमन से पहले भी छिटपुट तरीके से क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन और सहयोग आंदोलन, याद रखिएगा, यह भी एक सवाल है। प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। उससे पहले कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हुआ था, क्षेत्रीय आंदोलन हुआ था, है ना। तो 1858 से लेकर 1942 तक, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने अंग्रेज को भगाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन किया, उसमें सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन,
है ना। दूसरा अगर आंदोलन बड़ा राष्ट्रीय स्तर का देखा जाए तो गांधी जी के नेतृत्व में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर 1942 में फाइनली जो होता है वो कौन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब प्रश्न उठता है ये तीनों जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है ये किनके नेतृत्व में है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में है। तो क्या महात्मा गांधी जी के अलावा भारत में कोई ऐसा दूसरा शख्सियत नहीं था जिसके अंदर एक टैलेंट हो कि वो पूरे भारतीय लोगों को एक मंच पे ला सके, एक आह्वान पे पूरा भारतीय लोग उनके आह्वान पे आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं? बिल्कुल सही, कोई नहीं था। क्यों? आप लोग भले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, है ना, पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बारे में जानते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन इनमें से किसी के पास पूरे भारत को इकट्ठा करने का, एक मंच पे लाने का और एक आह्वान पे जान देने को तैयार होने की क्षमता किसी में नहीं थी। वो थी गांधी में। क्यों थी? क्योंकि गांधी जी एक अच्छे ब्रेन वॉशर थे। गांधी जी मनुष्य की कमी को अच्छी तरह जानते थे। गांधी जी भारत में आंदोलन करने से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर चुके थे और वहां पर उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था जो बिल्कुल सफल हुआ था, और उसी का प्रयोग वो भारत में करने वाले थे। अगर हम ये कहें कि गांधी जी एक साइकोलॉजिस्ट थे तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गांधी जी मनुष्य के इस बात से भली तरह परिचित थे कि मनुष्य सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन दो चीज को लेकर बाधा होगा तो फिर वो कहीं नहीं जाएगा। एक उसके जान को खतरा और उसके दूसरा परिवार को खतरा। गांधी जी ने अहिंसा की नीति को क्यों अपनाया? इस पर कभी ध्यान दिया आपको? गांधी जी ने अहिंसा की नीति इसलिए ही अपनाया क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम हिंसा का आंदोलन करेंगे तो पूरा भारत इकट्ठा नहीं होगा। दूसरा, अगर हिंसा का आंदोलन करेंगे पूरा भारत भी इकट्ठा हो जाए तो भी अंग्रेजों के आगे उसके अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण हम लोग के पास है ही नहीं है, तो फिर हम झूठों के काहे ले जाए, तलवार भाला लेके भागे। इसलिए गांधी, मान लिया आप ही के घर में अगर आपका दो दोस्त है, मान लिया एक दोस्त लफुआ है, एक दोस्त अच्छा लड़का है, अगर आपको घूमने जाना है तो आपके माता पिता किसके साथ घूमने जाने देंगे? लफुआ के साथ जाने देंगे? अरे वो तो ऐसा करेगा ना, घर में पूछेगा चाची भैया कहाँ बा, तो आपकी माँ क्या बोलेगी? नहीं खे, वो तो आपके बोले लेकिन झूठ बोल देगी। अब बेटा से कहेगी एगो तोरा घुमही के बात हो, ओकरा समझो ना, अच्छा लइको बजाना समझो, ओकरा संगे जइबे त का जाने तू का हो जाई, अइबे कि ना अइबे का हो जाई, ना बाबू हमर अच्छा लइका संगे जा। तो यही साइकोलॉजी गांधी जी जानते थे कि अगर हम हिंसक आंदोलन करेंगे तो कोई माँ अपने बेटे को नहीं भेजेगी, कोई बहन अपने भाई को हमारे आंदोलन में नहीं भेजेगा, है ना। इसलिए उन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया। मतलब यह कि जब गांधी जी आंदोलन के लिए आह्वान करते थे और घर में बैठा हुआ इंसान जो आंदोलन में जाने के लिए प्रेरित था और उसके परिवार के लोग रोक रहे थे कि नहीं तुमको नहीं जाना है, लेकिन वो बच्चा जब परेशान करता था तब गार्जियन कहता था कि तुमको अगर आंदोलन में हिस्सा ही लेना है तुम गांधी जी के आंदोलन में हिस्सा लो, क्योंकि बेटा गांधी जी के आंदोलन में जाओगे तो घर आने की गारंटी है, लेकिन भगत सिंह के आंदोलन में जाओगे ना तो घर आने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गांधी जी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और उनका हर आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। तीसरी एक और प्रमुख बात, गांधी जी कभी भी अपने वचन को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना हो जाती है, सारे नेता गांधी जी को प्रेशर बनाए हुए, गांधी जी अब तो मजा होता, अब रह दी, अब अंग्रेज भागी, अब लोग गरमायल बा, सब लोग उत्सुक बा, लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। बोला कि नहीं, हम लोगों से आह्वान किए थे कि मेरा आंदोलन अहिंसक होगा, अगर इसमें हिंसा की फूट हो जाएगी तो मैं उस आंदोलन को वापस कर ले लूंगा। सारे नेताओं के दबाव के बावजूद गांधी जी ने उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसका फायदा यह हुआ कि गांधी जी की बात पर लोगों को विश्वास हुआ कि गांधी जी जो कहते हैं वही करते हैं। गांधी जी किसी कीमत पर अपने आंदोलन में हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए तो उनके आंदोलन में अरे ना केवल जवान बल्कि वृद्ध, ना केवल पुरुष बल्कि महिला, ना केवल मतलब समाज के हर वर्ग के लोग गांधी जी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। इस तरह से 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन होता है, यह अलग बात है कि यह आंदोलन भी एक असफल आंदोलन है ना, लेकिन यह भारतीयों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का किया गया अंतिम आंदोलन है। तो फिर 1947 में देश आखिर आजाद क्यों हो गया?
क्योंकि 1942 से लेकर 1960 मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से लेकर और शायद आजादी के पहले के बीच में देखा जाए तो कोई राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन नहीं हुआ। तो बिना आंदोलन के अंग्रेज जैसे भाग कैसे गया? आखिर उसका इतना बढ़िया सोच कैसे हो गया कि नहीं भाई भारत भारतीयों का दे दो चले जाओ? सवाल है कि नहीं है? तो इसका जवाब जानने के लिए एक बार हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध से हम कहानी आपको शुरू करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आखिर 1947 में ही हम लोग का देश क्यों आजाद हुआ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो होती है वो ऐसे, देखिए दो बातें यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 सितंबर 1949 को क्या होता है, जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण करता है। तो ये बताइए जर्मनी और पोलैंड के बीच क्या होता है, युद्ध शुरू होता है। तो क्या इसको द्वितीय विश्व युद्ध बोल दिया जाएगा क्या? मतलब भारत पाकिस्तान के बीच में कोई मामला में युद्ध हो तो विश्व युद्ध कहलाए। तो क्या पता इतिहासकार लोग या कैसे किसी किताब में 1 सितंबर जवाब देता है, मुझे तो लगता है ये गलत जवाब है। विश्व युद्ध कहेंगे कब, जब उसमें विश्व के कई कुछ देश शामिल होंगे तबे ना। मान लीजिए बाजार में जाते हैं अब पिटा के चल आते हैं, पूछल का बोला था, मारपीट भइल। अरे मारपीट थोड़े बोला, खाली पीट भइल, खाली पिटा के आगे बढ़ी है। तो उल्टा पुल्टा। तो जर्मनी ने नो डाउट पोलैंड पर आक्रमण किया कौन तारीख को, 1 सितंबर 1939 को। ब्रिटेन पोलैंड के तरफ से जर्मनी को धमकी दिया कि रे तुम मनबे तो हम ना तो बुझ लिए हम हो बीच में चलबो पोलैंड की ओर से। जर्मनी तो समझने वाला था नहीं, एक के बाद एक इसके सब मतलब बंदरगाह वगैरह सब पर अधिकार कर लिया। तब 3 सितंबर 1939 को पोलैंड की तरफ से ब्रिटेन भी युद्ध में कूद गया। और देखते देखते 3 सितंबर के बाद से, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तो 3 सितंबर ज्यादा सही जवाब होगा। 1 सितंबर 1939 को तो जर्मनी और पोलैंड के बीच युद्ध शुरू हुआ। 3 सितंबर को जैसे ही ब्रिटेन पोलैंड की तरफ से युद्ध में कूदा, वैसे ही जर्मनी की तरफ से जापान, इटली, मतलब विश्व जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कितने भाग में बढ़ गया, 2 भाग में। एक तरफ मित्र देश थे और दूसरी तरफ धुरी देश थे। मित्र देश के अंतर्गत बहुत सारे देश का नाम याद रखिएगा, परीक्षाओं पे भी है। अमेरिका था, ब्रिटेन था, जान के आश्चर्य होगा, चीन था, और आश्चर्य होगा रूस था, है ना, इस तरह से थे। धुरी देश के अंतर्गत कौन थे, तो जर्मनी था, जापान था, है ना, इटली था। तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक हिस्ट्री है उसको भी जानना है कि रूस और अमेरिका विचारधारात्मक आधार पर जो उस समय रूस को यूएसएसआर बोलते थे, भूतपूर्व सोवियत संघ, है ना, रूस, चीन, अमेरिका, ये तीनों में विचारधारात्मक आधार पर लड़ाई शुरू हो चुका था। यह जो लड़ाई था वो मेनली 1917 में, जैसे कि रूस में जब बोल्शेविक क्रांति होती है ना और वहां साम्यवादी सरकार बन जाता है, तो इसको लेकर के अमेरिका उसका विरोधी बन जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, तो वो जो है साम्यवाद को बर्दाश्त करेगा नहीं। लेकिन जर्मनी के तनाशाह, इटली के तनाशाह और जापान के तनाशाही को खत्म करने के लिए ये सारे देश एक मंच पे इकट्ठे होते हैं और मित्र देश के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब यह युद्ध जैसे शुरू हुआ, मतलब 1939 में, तो उस समय भारत क्या था, गुलाम था। उस समय भारत के वायसराय थे, वायसराय कौन थे, लिन लिथगो साहब थे। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो साहब थे। ये जैसे युद्ध शुरू होता है, लिन लिथगो साहब कहते हैं भारत जो है वो मित्र देश की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। हमने के मुंह ताकत रह गई निशान, अरे भाई तू कौन होता रे कहे वाला। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ना, उन्होंने भी घोषणा किया कि यदि आप लोग लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व विश्व में स्थापित करना चाहते हैं, तो मित्र देशों का द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दें। ठीक है, आपने कहा लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व अगर चाहते हैं, तो हमनी के तो खुद अंग्रेज गुलाम कैले बा। जब हमनी के अंग्रेज गुलाम कैले बा, तो पहले तो हमनी के आजादी तो दे। आजादी देवे तब तो हम डिसाइड करें कि हम मित्र देश की ओर से रही कि धुरी देश की ओर से रही।
तो जैसे ही लिनलिथगो ने यह घोषणा किया कि भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में किधर से, मित्र देश की ओर से शामिल है, भारतीयों का सवाल था यदि आप हम लोग को युद्ध में शामिल करना चाहते हैं तो पहले आजादी दीजिए, और नहीं तो हम लोग इस बात का विरोध करेंगे। और विरोध के फलस्वरूप 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव हुआ था तो 7 को कांग्रेसी सरकार प्रांतों में बना था, वो 7 कांग्रेसी सरकार ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, कहा कि नहीं हम लोग इस लॉर्ड लिनलिथगो के निर्णय का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, है ना। तो इस तरीका से लिनलिथगो साहब संकट में, मजबूरी में फंस गए। लेकिन यहां एक चीज और जानना है आपको, जो 7 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल इस्तीफा दिया ना, इसको लेके एक आदमी बड़ा खुश हुआ, और वो आदमी थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से संबंधित एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। कभी दूसरे वीडियो में हम मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां संक्षेप में थोड़ा इस बात को समझते चलना है कि अंग्रेज जो है भारत में शासन करने के लिए, अपने शासन को स्थायित्व बनाने के लिए, एक तरह से भारतीयों में फूट डालने हेतु कुछ मुस्लिम वर्ग के नेताओं को चढ़ा बढ़ाकर यहाँ 2 को दल बनवा दिया था। एक तो कांग्रेस था और दूसरा मुस्लिम लीग था। और कुछ समय ऐसा आया गया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में दुश्मनी शुरू हो गई, तो हर जहां पे कांग्रेस की हार होती थी मुस्लिम लीग उसको क्या मनाएगा, उत्सव के रूप में मनाएगा कि नहीं। तो जैसे 7 को मंत्रिमंडल के 7 को कांग्रेसी सरकार इस्तीफा दिया ना, मुस्लिम लीग ने इस अवसर को किस रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मतलब देश को कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। अब कहिएगा सर कब बनाया, तो राटा कोचिंग मारे के बाद ये बताइए, सितंबर में युद्ध शुरू हो रहा है 1939 में, तो एक बादे नु मनइले, जब इस्तीफा 1-2 महीने के समय लागल हुई, बिल्कुल 22 दिसंबर 1939 को। वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस किसने मनाया, मुस्लिम लीग ने मनाया। क्यों मनाया, क्योंकि 7 कांग्रेसी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। इसी को उत्सव के रूप में, मतलब उन लोगों का मानना था मुस्लिम लीग का कि अब कांग्रेसो रोड पर आ गया, हमने तो रोड पर पहले बनी सन, यानी देश को कांग्रेस से मुक्ति मिल गया। ठीक है। इसी बीच क्या होता है कि रामगढ़ में कांग्रेसियों ने अपना एक अधिवेशन करते हैं। रामगढ़ में, है ना, अधिवेशन होता है मार्च 1940 में। मार्च 1940 में रामगढ़, आज के समय में ये आपको झारखंड में पड़ेगा, उस समय बिहार में पड़ता था। और इस सम्मेलन में डिसाइड किया गया कांग्रेस के द्वारा कि यदि अंग्रेज हम लोग को तत्कालिक सरकार भी बनवा दे भारतीयों का, तो हम लोग युद्ध में मदद कर देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रस्ताव को उस समय के वायसराय लिनलिथगो के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन लिनलिथगो साहब ने इन सब बात को नजरअंदाज करके अपने तरफ से कांग्रेस को कुछ प्रलोभन देने का प्रयास किया। अगस्त 1940 में, जिसको इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त 1940 में लिनलिथगो ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया ना, उसी को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि रामगढ़ में जो सभा होगा उसमें कुछ कंडीशन के साथ कांग्रेसी तैयार था अंग्रेज को सहयोग करने के लिए, लेकिन उस कंडीशन को लिनलिथगो साहब बिल्कुल नहीं माने और एक अलग तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसी को इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस पर गांधी जी को गुस्सा आ गया, कहे रे भाई हम कहते हैं कुछ और माने, हम कहते हैं पूर्व तत्व को कहते हैं पश्चिम, युद्ध में व्यस्त बड़े हमनी के सहयोग चाहिए, तो हमनी को तो बात कुछ मान और ना मनबे, हमनी के विरोध करबे, तो चलो हम तोरे विरोध करें। तो इस अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया उसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1900 अगस्त के बाद ही हुई। अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत भल ओकरा विरुद्ध में भइल तो रटा का माइक बा, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में भइल बा। इतना तक गेस कर लिए हमनी को परीक्षा में ऑप्शन के हिसाब से। तो अगस्त 40 में अगस्त प्रस्ताव आया, उसके विरुद्ध में गांधी जी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, यहाँ 3 गो सवाल है, यहां से 4 गो सवाल है।
पहला सवाल यह है कि गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गांधी जी थे। कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। अब प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही किसको नियुक्त किया गया? विनोबा भावे। किसको नियुक्त किया गया? विनोबा भावे। जबकि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, काफी परीक्षा उपयोगी तथ्य है ना। इसको किसी तरह याद कर लीजिएगा, बार बार सुनिए, ये बिल्कुल याद होगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, फिर से एक बार चलते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया 17 अक्टूबर 1940 को, और उन्होंने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को, जबकि दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह भारत में जो है एक आंदोलन शुरू हो गया जिसका नाम है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। उधर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी, इटली, इस सब मिलकर नाको दम कर दिया था मित्र देशों का। एक तरह मित्र देश जो थे ना, एकदम से हार के कगार पे खड़े थे। ऐसी परिस्थिति में मित्र देशों ने एक सभा बुलाई, जिसमें अगर हम कहें तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट, ठीक है ना। और उसके बाद आपको चीन के राष्ट्रपति थे चियांग काई शे, चियांग काई शे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे इवार्ड, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे इवार्ड। इन सब लोगों ने मिल करके, इन तीनों लोगों ने मिल करके ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल, के ऊपर दबाव बनाया कि रे भाई तू का चाहते रहे, हमने युद्ध में हार जाएंगे, तोरे नु पूरा विश्व में उपनिवेश बा, सब उपनिवेश से तू दुश्मनी कैले बड़े, कोनो सहयोग नहीं करत, जितना जल्दी हो सके तू अपना सारा उपनिवेश से एक सकारात्मक बात कर और सबके सहयोग ले युद्ध में, ना तो हमने के युद्ध हारते बानी सन। तो इस तरह जब चर्चिल पर दबाव बना ना, तो उन्होंने जो क्या किया, चर्चिल साहब ने अपने मंत्रिमंडल के एक सबसे बुद्धिमान सदस्य, जिनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, उन्होंने इनको नियुक्त किया कि तू जो इंडिया जाके केहू में भारतीय को पोट ले और लोग के सहयोग युद्ध में प्राप्त कर। स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने के पीछे दो और कारण था। एक यह कारण था कि क्रिप्स साहब संधि करार में मास्टर आदमी थे, समझौता करार में। इससे पहले वो ब्रिटेन और रूस के बीच भी संधि करा चुके थे। ब्रिटेन पूंजीवादी ब्रिटेन और साम्यवादी रूस दोनों के बीच में संधि कराए थे, ठीक है ना। और साथ ही क्रिप्स साहब जो थे ना, ये उस समय के भारत के समझिए सबसे सशक्त नेता जवाहरलाल नेहरू के मित्र भी थे। तो आप समझ गए होंगे कि क्रिप्स साहब कितना होशियार चालाक होंगे। समझौता कराने वाला आदमी तो बहुत होशियार होता है। अभी जैसे आए उन्होंने कांग्रेसी, ठीक है, और मुस्लिम लीग दोनों को बुलाया। कांग्रेसी नेताओं को, मतलब कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी आए, जवाहरलाल नेहरू है, पटेल है, मुस्लिम लीग की तरफ से मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना साहब है, दोनों को बुला करके पहले मुस्लिम लीग से अली जिन्ना साहब से पूछा आप क्या चाहते हैं? तो बोले हमरा पाकिस्तान चाहिए। बोले ना मिली, जा चलो हटो यहाँ से, कौन आधार पर तू पाकिस्तान मांगता रहो? तो हमनी के अल्पसंख्यक बानी। अरे भाई भारत में वो मुसलमानी अल्पसंख्यक बा, यहाँ तो हिंदू को छोड़ के सब अल्पसंख्यक बा, तो कहा सब लोग हम देश दे दी, चलो हटो। तो इस तरह से मुस्लिम लीग को साइड कर दिया गया। अब पूछा गया कांग्रेसी से आप लोग क्या चाहते हैं? तो ये लोग जे कहे, क्रिप्सुआ कहेगा हो जाई, मिल जाई, हो जाई, मिल जाई, माने सारा बात फ्यूचर टेंस में बतियाए। गांधी जी जब बैठल थे, इस समझ गए कि क्रिप्सुआ कुछो ना दी, है ना, खाली कहता हो जाई, हो जाई, हो जाई, बताओ तुम कब से हुई। यही से गांधी जी कहे ए क्रिप्स, तू जे हमरा के चेक देता रे, जे प्रस्ताव देता रे, ई पोस्ट डेटेड चेक हमरा ना चाहिए। तो क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया? पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित या उत्तर तिथित चेक नाम दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दो मित्र थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्रिप्सुआ कहेगा रे तू तो हमारा दोस्त बड़े, लेकिन यहाँ ध्यान दे अभी तू शैतान के वकालत करता रहे, माने तू शैतान का वकील है। ये दो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है, तो हम आम भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। एक, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या नाम दिया? पोस्ट डेटेड चेक। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? शैतान का वकील। इस तरह से क्रिप्स प्रस्ताव भी
फेल हो गया और गांधी जी का गुस्सा चरम पे था। उन्होंने सोचा कि भाई अब अंग्रेज को मनाने से समझाने से काम नहीं चलेगा, उसके विरुद्ध हम लोग को आंदोलन करना होगा, है ना। और उन्होंने निर्णय लिया जो आंदोलन का, उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ दो सवाल एक और पूछते हैं। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, है ना। क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बंबई में एक अधिवेशन हुआ और उसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और 9 अगस्त को सुबह से ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बहुत कंफ्यूजन में आएंगे, मेरे वीडियो पे सब करेंगे, लेकिन आपको बता दे परीक्षा उपयोगी बात क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, खूब पूछ ले बात, हमारा पर शक मत करी लोगन, अपना ज्ञान में सुधार करिए जो कहत नहीं मानी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 9 अगस्त को। 8 अगस्त गलत जवाब है। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कब हुआ? तो 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 9 अगस्त। और इस आंदोलन की मतलब 8 अगस्त को जब प्रस्ताव पारित हो रहा था तो इसी समय गांधी जी ने जो है उन्होंने करो या मरो का नारा दे दिया। करो या मरो, ये थोड़ा शाब्दिक अर्थों में हिंसक नारा लग रहा है, ठीक है ना। किंतु गांधी जी का उद्देश्य कभी हिंसा के द्वारा आजादी पाना नहीं था। इसलिए यूपीएससी परीक्षा में एक बार पूछा भी है, करो मरो नारा क्या हिंसक था या अहिंसक था, उस पर टिप्पणी करने से संबंधित सवाल, ठीक है। उस पर भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह आंदोलन जैसे शुरू हुआ, आंदोलन के शुरू होते ही सब प्रमुख बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और चूंकि गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था तो पूरा देश रोड पे एक तरह से अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह में उतर गया। जब कुछ नेताओं ने देखा भाई लोग भी बड़ी गरम मूड में बा, एकदम उतारू बाटे, तो उन्होंने कहा कि कैसे करे कि लोग उतनी और ज्यादा उग्र हो जाए। तो किसी के कहने पे तो लोग हिलने वाला था नहीं। यहाँ गांधी जी के नाम का सहारा लेकर कुछ नेताओं ने गांधी जी के इस स्टेटमेंट का दुरुपयोग करते हुए कहा कि गांधी जी बोले हैं मरो या मारो। इसीलिए यह आंदोलन देखते देखते हिंसक हो गया और जैसे हिंसक हुआ, भाई तो अंग्रेज तो बहुत उस समय की बड़ी शक्ति थी, उन्होंने मतलब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके हजारों के हजार व्यक्ति मारे गए और इस तरह से यह आंदोलन भी बिना फल के, बिना रिजल्ट के समाप्त हो गया। यहाँ पे हम आपको बताते चले, ये जो करो मरो का नारा था गांधी जी के द्वारा दिया हुआ, ये विशुद्ध रूप से एकदम से अहिंसक नारा था। गांधी जी के कहने का क्या मतलब था? तो गांधी जी इस नारा के द्वारा यह बात बताने का प्रयास किए थे लोगों को कि अब हम लोग जब तक जिएंगे तब तक अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन करते रहेंगे या फिर अंग्रेज हम लोग को आजादी दे दे। बताइए इसमें कहाँ हिंसा है? वो तो ये कहे कि जले मर ना जाए तले हम आंदोलन करत रहे। कैसन आंदोलन? तो अहिंसक आंदोलन। इसलिए उन्होंने शॉर्ट में करो मरो कह दिया, लेकिन इसको लोगों ने समझा मरो मारो। मरो मारो का मरो मारो तो हम नहीं के मरो सन, अंग्रेज इतना शक्तिशाली रहे, सवाल ना पैदा लेते रहे कि हम नहीं जीत जाए सब। हाँ, यह अलग बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज के ध्यान तो जरूर भारत में रहेगा, जैसे अंग्रेज की शक्ति तो थोड़ी जरूर कमजोर हो गई, है ना। इस तरह से यह आंदोलन भी बिना भारतीयों को आजादी दिलाए समाप्त हो गया। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को पढ़ना है, वीडियो देखना है तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब अपने मित्रों से करवाते रहिए, ठीक है ना। आप लोग जब तक हमको प्रेरित नहीं कीजिएगा, हमको भी कुछ प्रेरणा नहीं मिलेगा, हम कैसे वीडियो बनाएंगे। आप हमारे छात्र हैं तो मेरा बात मानिए। सब लोग जितने लोग मोबाइल खोल के इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अप वाला हई वाला ना हई कहला हमनी के गढ़ा में जाता नहीं, और गढ़ा में जाता नहीं तो हई डाल दी, जे गढ़ा में जाते को वही डाली, और जे ऊपर जाके चाहता वो हई डाली, ठीक बा। खूब सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमनी के अवतार परिवार के नाम हो जाए, है ना, कि हाँ अवतार परिवार में सही में एक लगन है, एक उत्साह है। सर सब छात्रों को लेके चलते हैं, जीरो से समझाते हैं, और आप लोग को भी कोई कमी लग रहा है तो बिल्कुल हमको कमेंट करके बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।